गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज का जो चैप्टर रहेगा अपना पुराना, दैट इज द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड दिस विल बी द पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर। नाउ वेल बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में, हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो कर चुके हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और देखा था कि हमने किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन इस नेशनलिज्म के इस आइडिया को लेकर आती है, क्योंकि सबसे पहला क्लियर कट एक्सप्रेशन आपको यहीं पर देखने को मिला था। लास्ट के वीडियो लेक्चर में द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप हम इसको डिस्कस कर रहे थे, और इसी चीज को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ से हम इसको आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड, ठीक है। जहां पर हमने देखा कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसने क्या क्या किया, उसने अब जिस वक्त 1804 के अंदर वो राजा बना, ठीक है, तो किंग बनने के बाद फ्रांस का, उसके बाद उसने क्या किया, अपनी जो टेरिटरी था उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उसने कुछ लोकल रिफॉर्म्स तो किए थे, मीन्स हम कह सकते हैं कुछ उसने अपना नेपोलियन कोड तो शामिल किए ही था, बट इसके अलावा उसने क्या किया, आसपास के जो एरियाज थे उनके ऊपर अपना प्रभाव जो था आप कह सकते हो उनको जीतना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो क्या कर चुका था, मैक्सिमम जो यूरोप के पार्ट थे उनके ऊपर कब्जा कर चुका था, ठीक है। इसी के लिए क्या हुआ, इसी के लिए वोटरलू नामक प्लेस पर इसके साथ एक आप कह सकते हो बैटल होती है, और उस बैटल के अंदर 1815 में वो हारा जाता है। और द बैटल वाज फोर्ट बिटवीन नेपोलियन एंड द सेकंड फ्रॉम द ब्रिटेन एंड प्रूशिया, ठीक है, जो कि जर्मनी का नेम बनेगा। जर्मनी का एक तरीके से हम अर्लियर नेम बोल सकते हैं प्रूशिया, ठीक है। तो उसने कहा कि जो बैटल हुई थी वो नेपोलियन और ब्रिटेन और प्रूशिया इन दोनों ने मिलकर नेपोलियन को के खिलाफ इस बैटल को किया, और इस बैटल में वोटरलू नामक प्लेस पर 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो हार जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेपोलियन हार चुका है। अब यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी पुरानी जो कंजर्वेटिव फॉर्म्स है गवर्नमेंट की वो लेके आएंगे। कंजर्वेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या है, देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होंगे दे वर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल थिंग्स। तो देश के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे, इट मींस क्या होगा, देश में मोनार्की होगी, चर्च होगा, सोशल हिरार्की जैसे थी वैसी की वैसी रहेगी। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने डिसाइड की नेपोलियन के डिफीट होने के बाद, क्योंकि नेपोलियन जिस वक्त यूरोप के अंदर आया तो उसने कुछ स्पेशल आप कह सकते हो थिंग्स को चेंजेस किया था, कुछ चेंज लेके आया था। तो बट नेपोलियन को हराने के बाद दोबारा से वही कंजर्वेटिव जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो स्टैब्लिश हो गई, बट ये कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो पुरानी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट थी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पुरानी कंजर्वेटिव फॉर्म थी उसी की वजह से क्या हुआ था, उसी की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उसी की वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे इंसान को या कह सकते हो राजा को मौका मिला था यूरोप के अंदर अपनी पावर को स्टैब्लिश करने का। तो कंजर्वेटिव फॉर्म तो स्टैब्लिश की गई, मींस मोनार्की तो स्टैब्लिश की गई, चर्च का अधिपत्य भी रहा, सोशल हिरार्की भी रही, बट इन्होंने क्या किया, इसको मॉडर्नाइज कर दिया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से लागू किया, ठीक है। जो मैक्सिमम कंजर्वेटिव थे उनका मानना था कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो क्या करता है, मोनार्की को बढ़ावा देगा, मोनार्की को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। कंजर्वेटिव पीपल का यही मानना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ऑटोक्रेटिक मोनार्की तो रखेंगे, बट उसके अलावा उसके अंदर कुछ चेंज भी लेके आएंगे। चेंज क्या होगा, जैसे कि आर्मी जो होगी वो मॉडर्न होगी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगी, डायनेमिक इकोनॉमी होगी, और जो ये फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम है ये सब अबोलिश कर दिया जाएगा। मीन्स अगर हम इस चीज को देखें कहीं ना कहीं ये हमारा कहाँ से रिलेटेड है, नेपोलियन बोनापार्ट के जो सुधार थे या आप कह सकते हो नेपोलियन जो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट था उससे रिलेटेड थे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो देखा वो देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 के अंदर पहले फ्रांस में अपना के अंदर राजा बनता है, धीरे धीरे आसपास के एरिया के अंदर वो क्या करता है, आप कह सकते हो अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करना शुरू कर देता है। अब नेपोलियन को रोकने के लिए ब्रिटेन और पर्शिया क्या करते हैं, नेपोलियन के साथ लड़ाई करते हैं 1815 में वोटरलू नामक प्लेस पर, जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, ठीक है। जब नेपोलियन हार जाता है तो क्या होता है कि यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अपनी पुरानी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते हैं। अब पुरानी कंजर्वेटिव फॉर्म को स्टैब्लिश करने का मतलब है कि मोनार्की रहेगी, चर्च रहेगा, जो सोसाइटी की सोशल हिरार्की है वो मेंटेन की जाएगी,
बट इस बार कंजर्वेटिव जो पीपल थे उन्होंने कंजर्वेटिव जो पुराने तरीके थे उनको यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मॉडर्नाइजेशन आता है तो वो हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक मोनार्की या चर्च, इन सबको शक्ति मिलती है, इन सबको इससे स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुछ जो नई मोनार्की थी उस मोनार्की ने यूरोप में कुछ नई चीजें जो थी, कुछ नए चेंजेस जो थे वो लागू किए, जैसे कि आर्मी को मॉडर्न करना, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश करना, या आप कह सकते हो डायनेमिक इकोनॉमी या फ्यूडल सिस्टम, इन सबको अबोलिश करना, ये उसने अब मींस न्यू जो कंजर्वेटिव फॉर्म थी उसके अंदर अडॉप्ट किए गए थे। स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन के थे, इसका मतलब क्या है, वो पावर्स जिन्होंने क्या किया, मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो थे ब्रिटेन, रसिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये क्या करते हैं, 1815 में वियना नामक प्लेस पर मिलते हैं, जिसको वियना कांग्रेस का नाम दिया गया है। ठीक है, इनको क्या बोला गया, कांग्रेस ऑफ विनिया, एंड दीज वर दोज पावर्स हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन एंड दे मेट एट विनिया टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट ऑफ द यूरोप। ये आगे यूरोप में किस प्रकार की सेटलमेंट होगी उस चीज के लिए ये व्यक्ति क्या क्या कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। मीन्स 1815 में वोटरलू पर जो नेपोलियन को हराया गया था, इन चारों पावर्स ने मिलकर उसको हराया था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन धीरे धीरे अपना जो राज्य था वो बढ़ाता जा रहा था, अपनी पावर को इंक्रीज करता जा रहा था और मैक्सिमम यूरोपियन पार्ट पर अधिकार करता जा रहा था। इसलिए 1815 के अंदर ये चारों पावर जो करते हैं मिलकर वोटरलू नामक प्लेस पर नेपोलियन को हराती है, और उसके बाद ये विनिया एरिया में मिलती है, जहां पर इसको कांग्रेस ऑफ विनिया का नाम दिया जाता है, जहां पर ये न्यू सेटलमेंट क्या होगी यूरोप की उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, इस कांग्रेस का जो हेड था वो था ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिच। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हमेशा कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, वैसे तो 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है कि विनिया कांग्रेस की फीचर्स को बताइए। कई बार क्या होता है, इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि इसका जो चांसलर है वो कौन है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिच है, और इसकी एक बहुत फेमस आप कह सकते हो, उसने एक फेमस लाइन बोली है जो बार बार क्वेश्चन के रूप में आती है, और वो है व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका, जो जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन बनता है। उसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले पहले हम उस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, इसका बाकी जो यूरोप है उसको जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी फ्रांस के अंदर कोई चीज होती है, कोई भी अपहीवल क्रिएट होता है, कोई भी आप कह सकते हो रेवोल्यूशन होती है, उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। जैसे कि 1789 में सबसे पहले रेवोल्यूशन कहां पर हुई थी, फ्रांस के अंदर हुई थी। उसके बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे कहां पर फैलने लगा, धीरे धीरे पूरे को पूरे आप कह सकते हो यूरोप में फैल गया। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसने कहा है कि अब अगर अपहीवल की बात करते हैं तो इस दौरान में फ्रांस के अंदर ही थोड़ा सा आप कह सकते हो क्रांति आ रही है, तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में आएगा। तो लीव इट दिस पॉइंट को, हम वापस अपनी कांग्रेस वाले फीचर्स पे आते हैं। तो इस कांग्रेस का जो आप कह सकते हो होस्ट था वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, दैट इज ड्यूक मेटरनिच, और द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ विनिया ऑफ 1815 व्हिच रिवर्स्ड मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट केम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। अब उसने क्या कहा कि नेपोलियन के दौरान में यूरोप में जो भी चेंजेस आए उन सबको अंडू करना इनका मेन एम था। ये पहली इसकी फीचर है। जो ये ट्रीटी थी 1815 के अंदर विनिया के अंदर बनी, ठीक है, जिसका चांसलर ऑस्ट्रिया का ड्यूक मेटरनिच थे। इनका सबसे मेन उद्देश्य क्या था, नेपोलियन के टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस यूरोप में आए उनको अंडू करना, उनको वापस एज इट इज करना, ये इनका सबसे पहला उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट डिसीजन थे वो कौन कौन से लिए गए उनको देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले क्या किया गया, फ्रांस के अंदर जो बोर्बन डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर किया गया और लुइस 18 को वहां का राजा बनाया गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस की जो भी टेरिटरी, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एक्वायर्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर में जिन जिन एरिया के ऊपर अधिकार किया था और उनको वापस लौटा दिया गया, फ्रांस की टेरिटरी को वापस छोटा कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया, फ्रांस दोबारा से एक्सपेंड ना हो, फ्रांस का एक्सपेंशन फ्यूचर में ऐसा ना बढ़े, इसलिए क्या किया, पॉलिटिकल बाउंड्री स्टैब्लिश कर दी गई।
किस एरिया के अंदर किसकी बाउंड्री कितनी है। तो ये चेंजेस भी जो थे विनया कांग्रेस के दौरान में किए गए थे। तो इस तरीके से आपके नियर अबाउट 5 पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर बनता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि गिव द फीचर ऑफ द विनया कांग्रेस 1815। तो इसमें सबसे पहले आप पॉइंट बताओगे कि उसका होस्ट कौन था, 1815 में कौन कौन सी पावर मिली और ये पावर कौन सी थी। मींस 1815 के अंदर ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया विनया में 1815 में मिलती है और ये वो पावर थी जिन्होंने मिलकर किसको हराया था, नेपोलियन को हराया था। वन थिंग। सेकंड है इसका चांसलर कौन है, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग जो आपको डालनी है वो डालनी है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, टू अनडू ऑल द चेंजेस व्हिच कम्स इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक एरिया, यू कैन से एम्पायर। ठीक है, जब नेपोलियनिक वॉर्स हुए थे तो उस टाइम में जो भी यूरोप में चेंज हुआ, तो ये 3 चीज होगी और उसके बाद 3 पॉइंट्स ये डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। ओके, नाउ कम टू द अदर थिंग्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक न्यू अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। सम टेरिटोरियल चेंजेस जो थे दे वर आल्सो सीन, सच एज द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स व्हिच इंक्लूड्स बेल्जियम वो सेट अप इन द नॉर्थ। एंड इस तरीके से ही जो साउथर्न एरिया के अंदर था वो पिडमंट जो था वो जिनोया जो था उसके अंदर पिडमंट को जो ऐड कर दिया गया। तो ये कुछ नए चेंजेस भी देखने को मिला था। प्रूशिया which was given important new territory area on the western frontiers। ये हम फ्रांस के चारों तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया जो था वो नॉर्थर्न इटली को दिया गया। बट इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बात थी कि जो 39 स्टेट्स नेपोलियन के थे उनमें कोई चेंज नहीं किया गया। They were left untouched, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया। मींस फ्रांस में चेंज किया गया, फ्रांस के आसपास के एरिया में चेंज किया गया, पॉलिटिकल बाउंड्री स्टैब्लिश कर दी गई। बट जो 39 स्टेट्स नेपोलियन ने अपने अंडर किए थे उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं था, ठीक है। ईस्टर्न साइड के अंदर रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, ठीक है। ऐसे ही पर्शिया जो था उसको क्या किया, सैक्सोनी का जो पार्ट था वो प्रोवाइड कर दिया गया। तो मेन एम था इस टोटल अरेंजमेंट का, उसका मेन एम था टू रिस्टोर द मोनार्कीज that had been taken over by the Napoleon and create a conservative form of rulership in Europe. This is the main aim of all the arrangement. कि मोनार्की को दोबारा से इस्टेब्लिश करना है और जो पुराने कंजर्वेटिव थिंग्स थी उन सबको यूरोप में लेके आना है। ये वो पुराना आप कह सकते हो पुराने टाइम में जो रूलर्स थे उन सबको दोबारा से यूरोप में इस्टेब्लिश करना, ये इसका पूर्ण रूप से मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपके लिए। आगे देख लेते हैं। जो कंजर्वेटिव था, द कंजर्वेटिव रूल फॉर्म इन 1815, इट वाज वेरी ओप्रेसिव, ठीक है। अब पहले जो क्रिटिसिज्म था उसकी वजह से क्या हुआ था, मोनार्की एकदम खत्म हो चुकी थी। अब कोई भी क्रिटिसिज्म होता है उसके प्रति कोई भी टॉलरेंस नहीं है, एकदम उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ठीक है। इवन जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है उन सबको कर्ब करने की, उन सबको कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हैं भरसक प्रयत्न किया गया, ठीक है। सेंसरशिप जो लॉ थे वो इंपोज कर दिए गए, न्यूज़पेपर के ऊपर, बुक्स के ऊपर, प्लेज, सॉन्ग्स, कोई भी चीज होगी उन सबको सेंसरशिप के लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इट मींस दैट जो भी चीज लिबर्टी और फ्रीडम से एसोसिएटेड थी, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन भड़क गई थी, उन सब के ऊपर ये सब रूल जो थे वो लागू कर दिए गए। क्योंकि सेंसरशिप का मतलब क्या है कि न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स के अंदर कोई भी चीज पब्लिश की जाएगी या कोई भी चीज बनाई जाएगी वो किससे पूछ के होगी, वो पूछकर होगी राजा के से, ठीक है। तो सेंसरशिप को जो था वो लागू कर दिया गया, ओके। सो ये सारी की सारी चीज होने के बाद अगर हम बात करते हैं, ऑल दिस कुड नॉट स्टॉप द डिफरेंट लिबरल एक्टिविस्ट्स from the criticizing the new conservative rules and they started seeking for freedom of the press। उन्होंने क्या किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब कंजर्वेटिव पीपल ने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पुराना जो कंजर्वेटिविज्म है वो इस्टेब्लिश हो जाए, पुराने जो रूलर्स है वो इस्टेब्लिश हो जाए। तो जिनके लिए उन्होंने जो भी प्रयास किया गया वो सारे प्रयास किए। बट जो लिबरल पीपल थे उन्होंने क्या किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड करनी शुरू कर दी। सो नाउ वी नो दैट कंजर्वेटिव हैड वंस अगेन एस्टैब्लिश्ड द रूल ऑफ मोनार्क्स इन यूरोप। यूरोप में दोबारा से मोनार्की स्टैब्लिश कर देते हैं। बट इट डिड नॉट डिड स्टॉप द रेवोल्यूशनरी फ्रॉम द डिमांडिंग लिबर्टी एंड नेशनलिज्म। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, क्या इनकी वजह से क्रांतिकारी जो पीपल थे वो लिबर्टी और नेशनलिज्म की फीलिंग जो की डिमांड बार बार कर रहे थे, क्या वो ये मोनार्की रोक सकती है? जो रेवोल्यूशनरी थे
उनको किस प्रकार से लिबर्टी का राइट मिलता है, इन्हीं चीजों को हम रेवोल्यूशनरी जो एरिया है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा पॉइंट होगा रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। After 1815, the fear of repression from the ruling conservative class drove the liberal nationalist underground. Means 1815 के बाद जो ये fear था, fear of repression from the ruling conservative class, ये जो था it drove the liberal nationalist underground. इसकी वजह से जो liberal people थे वो धीरे धीरे underground हो गए, छिप गए एक तरीके से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी यूरोप के अलग अलग पार्ट में। अब क्योंकि ओपनली तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, अगर आप ओपनली क्रिटिसाइज करोगे तो एकदम आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, एकदम आपकी उस आप कह सकते हो उस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए क्या करने लगे, जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से वो अपने इन आइडियल्स को बढ़ावा देने लगे। जो मेन एम था इस सोसाइटी का वो था टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड नेशनलिज्म इन ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप के अंदर लिबर्टी, नेशनलिज्म, फ्रीडम, इन सब के जो आइडियाज थे उनको बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य था। दे वर अगेंस्ट द मोनार्किल यू कैन से फॉर्म ऑफ रूलरशिप। जो मोनार्की का जो मेथड था उसके वो अगेंस्ट थे। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द विनय कांग्रेस, जो कि विनय कांग्रेस की वजह से क्रिएट हुआ था। मैनी ऑफ देम वर एम टू क्रिएट अ नेशन स्टेट। इनमें से मैक्सिमम का मुख्य उद्देश्य क्या था, नेशन स्टेट क्रिएट हो, एंड इट मेड इट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम स्ट्रगल। और यही चीज उनके फ्रीडम स्ट्रगल का इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगी। मींस जो रेवोल्यूशनरीज थे दे आर द लिबरल नेशनलिस्ट पीपल, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना। जबकि वो किसके खिलाफ है, मोनार्की के खिलाफ। कौन सी मोनार्की, जो कि 1815 में विनय कांग्रेस के बाद इस्टेब्लिश यूरोप में कर दी गई थी, उसके खिलाफ। इसलिए उन्होंने लिबर्टी और नेशनलिज्म की इस फीलिंग को सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से एमर्ज आप कह सकते हो बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इसी प्रकार के एक रेवोल्यूशनरी का नाम आता है गिजेपी मैज़िनी, जिन्होंने क्या किया, कई सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया। अगर मैं इनकी बात करता हूं, ही वाज बोर्न इन द जिनोवा इन 1807 उनका जन्म हुआ। देन ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनी का वो एक मेंबर बने। 24 की एज में उनको देश निकाला दे दिया गया। रीजन क्या था, क्योंकि 1831 के अंदर लिगुरिया नामक प्लेस पर जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके अंदर उनका कह सकते हो उनका रोल माना गया। इसीलिए 24 साल की उम्र थी, उनको क्या किया, देश से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार से रेवोल्यूशनरी आइडियल्स जो थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके बाद मैजनी वहीं पर नहीं रुके थे। मैजनी ने दो नई जो अंडरग्राउंड सोसाइटी थी जिसमें एक का नाम था यंग इटली, ठीक है, मर्सलिस, और यंग यूरोप इन बर्ड। ये दो इंपोर्टेंट आप कह सकते हो सीक्रेट सोसाइटी जो थी गिजेपी मैजनी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। The members of this society, they were the like-minded young people from the Poland, France, Italy, German state. Means middle class educated person थे, कहने का मकसद ये है। जो मैजनी था, he did not want Italy to be a patchwork of small state and kingdom. वो वो इटली को क्या बनाना चाहता था, एक आप कह सकते हो इटली को वो एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि इटली के कुछ पार्ट पर तो किसी एक राजा का अधिकार हो, किसी दूसरे पार्ट पर किसी दूसरे राजा का अधिकार हो, किसी तीसरे पार्ट पर किसी तीसरे राजा का अधिकार हो। वो ये नहीं चाहता था। वो इटली को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता था और उसका रूलर्स वो व्यक्ति चूज करे जो वहां की आम जनता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये सब चीजें जो थी वो मैजनी या आप कह सकते हैं सीक्रेट सोसाइटी का उद्देश्य था। तो ही मेड इट हिज एम टू यूनिफाई इटली। इसलिए उसने जो ये सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है, इनका निर्माण के लिए किया, इटली को यूनिफाइड करने के लिए। इस चीज के लिए ही स्टार्ट सेटिंग अप डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। अलग अलग एरिया के अंदर उसने अपनी जो सीक्रेट सोसाइटी थी उन सबको आप कह सकते हो एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। मैजनी नॉन स्टॉप्स ऑपोजिशन टुवर्ड्स मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ ब्रिंगिंग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स वाज अ रीजन ऑफ फियर अमंग ऑफ द मैनी कंजर्वेटिव पीपल्स। मैजनी लगातार मोनार्की के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट करता रहा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लेके आएगा, जिस उद्देश्य से वो डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण कर रहा था, अपने आप कह सकते हो इस कार्य को बढ़ावा दे रहा था। बहुत सारे कंजर्वेटिव पीपल इन सब चीजों से डरने लगे। इवन मेटरनिच ने उसके बारे में क्या लिखा,
गिजिपी मैजिन के बारे में लिखा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इट मींस जो गिजिपी मैजिनी है वो क्या है, मोनार्की का सबसे डेंजरस एनिमी माना गया है। और ये किसने कहा, मेटरनिच ने कहा। और मेटरनिच कौन था, मेटरनिच जो विनय कांग्रेस का आप कह सकते हो होस्ट था, वो वाइस जिसे हम चांसलर कह सकते हैं, वो व्यक्ति। सो नाउ वी नो दैट रेवोल्यूशनरी हैड स्टार्टेड देयर ओन अटेम्प्ट्स, इस चीज के लिए, टू गेट रिड ऑफ द कंजर्वेटिव रूल्स। कंजर्वेटिव रूल्स से आप कह सकते हो छुटकारा पाने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपने प्रयास किए। प्रयास डिफरेंट मैनर्स थे, प्रयास से अलग अलग तरीके से किए गए, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट जो सेक्शन है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, जहां पर अलग अलग जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने किस प्रकार से राइट के लिए प्रयास किया, किस प्रकार से फ्रीडम के लिए प्रयास किया, कंजर्वेटिव के खिलाफ किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया। इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो फेज है, आप कह सकते हैं नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने गिजिपी मैजिनी की एक तरीके से पूरा का पूरा आप कह सकते हो पूरा का पूरा बायोडाटा क्रिएट आ चुका है आपके सामने। अब गिजिपी मैजिनी के बारे में स्पेशल क्वेश्चन भी बनते हैं, राइट, अ शॉर्ट नोट ऑफ गिजिपी मैजिनी। तो आपको उसके बारे में पूरा का पूरा लिखना है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ, उसके बाद उसको एग्जाइल दे दिया गया, किस वजह से दे दिया गया, उसने सीक्रेट सोसाइटी कौन कौन सी बनाई, मेन एम क्या था, और मेटरनिच के उसके बारे में क्या हुए थे। दूसरा, जब हम इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो गिजिपी मैजिनी का रोल भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है, उस वक्त भी उस क्वेश्चन के अंदर ये चीज ऐड की जाएगी। ओके, अब बात करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन। हमें टाइम पीरियड याद रखना 1830 से लेकर 1848 तक का टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है, बार बार हम इसी टाइम पीरियड की बात करेंगे। ओके, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1830 टू 1848 यूरोपियन विटनेस ग्रेट टेंशन एंड अनरेस्ट अमंग द पीपल इन यूरोप। यूरोपियन सोसाइटी में ग्रेट टेंशन और अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई। इट मींस बार बार कोई ना कोई अपहीवल जो है वो क्रिएट होता रह रहा था, बार बार कोई ना कोई आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन, बार बार कोई ना कोई प्रोटेस्ट जो था वो क्रिएट होता था। ऑन वन साइड कंजर्वेटिव्स वर ट्राइंग टू बिकम मोर पावरफुल, but on the other side the revolutionaries they were attempting hard to bring liberalism and nationalism in Europe. एक साइड तो कंजर्वेटिव मोनार्की थी जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पे लगी थी, दूसरी साइड जो लिबरल पीपल थे, जो नेशनलिस्ट पीपल थे, वो देश के अंदर क्या करना था, वो यूरोप के अंदर क्या करना चाहते थे, नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो थिंग्स है उनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। सो रेवोल्यूशनरीज हु वर मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस elite such as like professors, school teachers, clerks, member of the commercial middle classes, they started revolutionary activities in many regions of the Europe, like Italy, like Germany, and you can say Ottoman Empire. Ottoman Empire, Muslim Empire, जहां पर मुस्लिम एम्पायर का अधिकार था वहां पर आयरलैंड एंड पोलैंड। इन्होंने क्या किया, इन जितने भी मिडिल क्लास के पीपल थे इन सब एरिया के, उन सब ने डिफरेंट आप कह सकते हो प्रोटेस्ट तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू किया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी मोनार्की के खिलाफ, ठीक है। आगे देख सकते हैं, सबसे पहला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पहला अपहीवल एंड यू कैन से सबसे पहली जो वायलेंट इंसिडेंट हुई, आप कह सकते हो सबसे पहली जो 1830 के अंदर सबसे पहली आप कह सकते हो जुलाई 1830 के अंदर सबसे पहली जो इंसिडेंट क्रिएट हुई वो फ्रांस में हुई थी। इसी चीज को देखकर क्या करता है ड्यूक मेटरनिच, ये वर्ड बोलते हैं, व्हेन फ्रांस रीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसी पॉइंट को देखकर वो बात बोलेगा। कारण क्या है, 1830 में वो मिल चुके थे। सबसे पहला अपहीवल कहां पर क्रिएट हुआ, वो हुआ इटली के फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 के अंदर, ठीक है। जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, दे ओवरथ्रू द बोर्बन किंग्स, उन्होंने बोर्बन किंग को हटा दिया, एंड एट इट प्लेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी लुइस फिलिप, ठीक है, उसके हेड में एक कॉन्स्टिट्यूशन जो आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको स्टैब्लिश कर दिया गया। July Revolution they led to an uprising in Brussels, which resulted in the separation of the Belgium from the UK of the Netherlands October 4th 1830। ये इसका रिजल्ट रहा। अगर हम इसके आधार पे बात करते हैं, जो एक मेजर इवेंट रही इसके अंदर वो थी आपकी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी और यही चीज आपका अलग से क्वेश्चन बनता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट यहां तक की बात को दोबारा से समझ लेते हैं।
सबसे पहला अपहीवल कहां पर हुआ? 1830 में फ्रांस के अंदर हुआ। ठीक है, लिबरल पीपल ने क्या किया, जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोर्बन जो किंग था उसको राजगद्दी से हटा दिया, देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दी गई। ठीक है, विद द लीडरशिप ऑफ द लुइस फिलिप। ओके, जुलाई जो रेवोल्यूशन थी ये, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रुसेल के अंदर अपराइज हुआ था, जहां पर जो यूके था उससे बेल्जियम को हटा दिया गया। ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड जो पार्ट था उससे बेल्जियम को 4 अक्टूबर 1830 में सेपरेट कर दिया गया। और इस मेजर इवेंट के अंदर दैट सर्व द इनकलकेटिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट्स अक्रॉस यूरोप, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्रिएट हुआ था वो हुआ था ग्रीक वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस की वजह से। ठीक है, ग्रीक ने अपने लिए इंडिपेंडेंस के लिए वॉर किया और जिसमें वो सफल रहे। ठीक है, उस चीज को देखकर यूरोप के अंदर क्या हुआ, अपराइजिंग क्रिएट हुआ। और जहां पर सबसे पहला अटेम्प्ट उनका क्या था, ब्रुसेल, उनका सबसे बड़ा काम ये था कि ब्रुसेल में अपराइज हुआ। अब ब्रुसेल कौन थी? बेल्जियम की कैपिटल थी, जहां पर बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से सेपरेट कर दिया गया। ये सबसे पहला अपराइजिंग हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ग्रीक की, क्योंकि हमें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी से क्या हुआ, इसी से सारे का सारा जो यूरोप था वो प्रभावित हुआ कि जब ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए वॉर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं ग्रीक की बात करता हूं, ग्रीक वॉज अंडर द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। और ओटोमन एम्पायर की अगर मैं बात करता हूं, इट इज द मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, ओटोमन एम्पायर वाज फॉर्म एट द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी बाय द उघेज टर्किश ट्राइब, यू कैन से ट्राइबल लीडर ऑफ द ओस्मान, उसके द्वारा क्रिएट किया गया था 13th सेंचुरी के अंदर। और जो ग्रीक था वो उसके अंडर आप कह सकते हो था। ठीक है, अब देखिए ग्रीक ने कैसे इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था ग्रीक के अंदर वो 1821 के अंदर शुरू किया गया। जितने भी नेशनलिस्ट थे ग्रीक के अंदर, दे वर सपोर्टेड बाय अदर ग्रीक मेंबर्स, और ये वो व्यक्ति थे जिनको देश से निकाल दिया गया था। ठीक है, एक तो उनके द्वारा सपोर्ट किया गया, दूसरा यूरोप के अंदर जो दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति थे जो ग्रीक कल्चर के प्रति अपनी सिंपैथी प्रकट करते थे, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी रेवोल्यूशनरी थे जो बाहर रहते थे उन्होंने भी ग्रीक को सपोर्ट किया। डिफरेंट जो आर्टिस्ट और राइटर्स थे उन्होंने ग्रीक स्ट्रगल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉन्ग्स, पोएम्स आप कह सकते हो, विभिन्न प्रकार की रचनाएं बनाई जो कि मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ ग्रीक स्ट्रगल को सपोर्ट करती थी। ठीक है, एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बायरन। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ग्रीक स्ट्रगल के लिए सबसे पहले फंड को इकट्ठा किया। उसके बाद वो खुद युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए, जहां पर वो फीवर की वजह से 1824 के अंदर मारे गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आर्टिस्ट और राइटर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाइनली एक ट्रीटी हुई, दैट इज द ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। इट वाज साइंड इन 1832, जहां पर ग्रीक को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि किस ट्रीटी के माध्यम से ग्रीक एक आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट नेशन बना। द ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इसके माध्यम से 1832 के अंदर ग्रीक जो था वो इंडिपेंडेंट राज्य बन गया। 1821 के अंदर अगर हम बात करते हैं स्ट्रगल शुरू किया गया था, 1832 के अंदर वो क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया डिफरेंट जो आर्टिस्ट और जो डिफरेंट जो पोइट थे उन्होंने यूरोप के, उन्होंने क्या किया, ग्रीक स्ट्रगल को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंट आर्टिस्ट और जो डिफरेंट पोइट थे दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिसकी वजह से यूरोप में क्या आए, लिबरलिज्म आए, नेशनलिज्म आए। बट व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन एंड हाउ इज रोमांटिसिज्म कनेक्टेड विद इट, इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।